चैप्टर 291। मुझे कपड़े किसने पहनाए। जैसे ही उसने निया को ऊपर उठाया, गरम झरने के पास रखे कपड़े भी धीरे धीरे हवा में तैरते हुए ऊपर उठने लगे। जालिम शांत भाव से हवा में ठहरा हुआ था। उसने उन कपड़ों को अपनी ओर खींचा और बड़ी सफाई से निया के शरीर पर पहनाने लगा। उधर कदमों की आहट धीरे धीरे पास आती जा रही थी। जालिम हल्के से आगे बढ़ा। उसने निया के सोए हुए चेहरे की ओर देखा, फिर अपनी पतली उंगली से उसे हल्का सा धक्का दिया और उसे धीरे धीरे खिसकाते हुए पास के एक पेड़ के सहारे टिकाकर खड़ा कर दिया। अगले ही पल उसका धुंधला सा आकार काले धुएं की एक लहर में बदल गया और फिसलता हुआ वापस निया के सीने में समा गया। उधर आर्यन काफी देर से बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन निया बाहर नहीं आई। कुछ समय बाद उसे चिंता होने लगी, इसलिए वह खुद ही झरने की ओर बढ़ गया। शाहरुख, उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मजबूर होकर आर्यन आगे बढ़ा और झरने के पास पहुंचा, पर वहां निया झरने में नहीं थी। वह थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के सहारे गहरी नींद में सो रही थी। अरे, क्या नींदू है, आर्यन हल्का सा हंस पड़ा। वह झुककर अपने मजबूत हाथों में सोई हुई निया को उठा लिया। उसे उठाते ही उसे महसूस हुआ कि उसका वजन कितना हल्का है। निया का पतला सा शरीर उसकी बाहों में जैसे हवा जैसा लग रहा था। आर्यन अनायास मुस्कुरा उठा। निया के छोटे छोटे नंगे पैर हवा में झूल रहे थे। यह देखकर आर्यन फिर झुका और उसे बाहों में संभाले संभाले ही झरने के पास रखे उसके जूते और मोजे उठा लिए। चांदनी ही उनका रास्ता रोशन कर रही थी। आर्यन निया को उठाए उठाए जादूगरी विभाग से निकलकर हर्बलिस्ट विभाग के डॉम की ओर चल पड़ा। डॉम के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि तन्मय निजूमी दरवाजे के पास खड़ा था। उसने अपनी बाहें मोड़ रखी थी और दरवाजे से टिककर खड़ा था। उसकी नजर धीरे धीरे पास आते आर्यन पर टिक गई। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, सो रही है, उसे मत जगाना। तन्मय ने भौं हल्की सी उठाई, मगर कुछ नहीं बोला। वह आगे बढ़ा और आर्यन की बाहों से निया को अपने हाथों में ले लिया। फिर हल्के से सिर हिलाकर वह उसे उठाए उठाए डॉम के अंदर चला गया। निया का वजन इतना हल्का था कि दोनों के लिए उसे उठाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। आर्यन कुछ पल वहीं खड़ा रहा और तन्मय की पीठ को देखते हुए उसके मन में एक शक उभर आया। जब उसने निया को देखा था तब वह गहरी नींद में थी, लेकिन उसने ठीक से कपड़े पहन रखे थे। जूते और मोज़ों को छोड़कर बाकी सब कुछ वैसे ही था जैसे वह रोज पहनती थी। अगर उसमें कपड़े पहनने की ताकत थी तो फिर वह खुद वापस क्यों नहीं आई? वह झरने के पास ही क्यों सो गई? आर्यन को यकीन नहीं था कि वहां की घास डॉम के बिस्तर से ज्यादा आरामदायक होगी। क्या किसी ने उसकी मदद करके उसे कपड़े पहनाए थे? लेकिन वह पहले ही आसपास के इलाके में अपनी जादू की संवेदना फैला चुका था। अगर कोई और वहां आया होता तो उसे जरूर पता चल जाता, वरना वह निया को वहां कभी नहीं लाता। उसके मन में शक तो था, लेकिन जवाब नहीं। उस रात निया गहरी नींद में सोती रही, इतनी गहरी कि उसे कोई सपना भी नहीं आया। उसे अंदाजा था कि वह डॉम तक कैसे पहुंची होगी। जब वह देर तक झरने से बाहर नहीं आई होगी तब आर्यन जरूर उसे देखने गया होगा और फिर उसी ने उसे कपड़े पहनाकर वापस डॉम तक छोड़ दिया होगा। वैसे भी उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि उस लालची व्यापारी ने उसका शरीर देखा या नहीं। उसकी उम्र और शरीर की बनावट को देखते हुए उसे खुद भी लगता था कि सामने और पीछे में कोई खास फर्क नहीं था, बल्कि तन्मय की छाती की मांसपेशियां तो शायद उसके शरीर से भी ज्यादा आकर्षक लगती थीं। ऊपर से पिछले जन्म में ट्रेनिंग के दौरान वह कई अजीब और असहज हालात से गुजर चुकी थी। उसे वह सब पसंद नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि वह बहुत ज्यादा संकोची थी। शायद चांदनी झरने के असर की वजह से सुबह जब निया जागी तो उसे अपने अंदर पहले से 100 गुना ज्यादा ऊर्जा महसूस हो रही थी। पिछले कई दिनों की थकान जैसे पूरी तरह गायब हो चुकी थी। कपड़े पहनकर वह बाहर आई, तन्मय को हल्का सा इशारा किया और फिर जल्दी जल्दी करंजी के पास जाने के लिए निकल पड़ी।
लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पिछली रात जो रहस्यमयी परछाई उसके पास आई थी वह आने वाले दिनों में उसकी किस्मत को किस दिशा में मोड़ने वाली थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 292 जड़ी बूटी विभाग प्रतियोगिता रजिस्ट्रेशन शुरू। अगले कुछ दिनों तक आर्यन रोज काला जादू विभाग के प्रवेश द्वार पर निया का इंतजार करता था ताकि उसे चांदनी झरने तक ले जाकर वहां नहाने दिया जा सके। वह हमेशा समय पर पहुंचता था, एक भी दिन उसने देर नहीं की। झरने के प्रभाव से निया अब पहले की तरह थकी हुई नहीं रहती थी। ऊपर से वह रोज जो सप्लीमेंट वाली औषधियां ले रही थी उनसे उसका शरीर हर दिन ऊर्जा से भरा रहता था। दिन तेजी से बीतते गए और देखते ही देखते हर्बलिस्ट विभाग की मासिक प्रतियोगिता में बस 2 दिन बाकी रह गए। निया इसके लिए पहले से तैयार थी। हालांकि उसे यह भरोसा नहीं था कि वह अपनी क्षमता से शुरा को हरा पाएगी, क्योंकि अब तक उसने सच में किसी के साथ अपनी जड़ी बूटी की कला की तुलना या मुकाबला नहीं किया था। इसलिए अपनी असली काबिलियत को लेकर उसके मन में थोड़ा संदेह भी था। लेकिन वह यह भी जानती थी कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेना उसके लिए अच्छा ही होगा। कम से कम इससे उसे यह समझने का मौका मिलेगा कि असली मुकाबले में किस तरह की क्षमता चाहिए। प्रतियोगिता से एक दिन पहले निया ने आधे दिन की छुट्टी ली और प्रतियोगिता में अपना नाम दर्ज कराने निकल पड़ी। करण जी भी निया के इस फैसले का पूरा समर्थन कर रहे थे। हालांकि निया उम्र में बाकी स्टूडेंट्स से काफी छोटी थी, लेकिन उसकी सोच और उसकी जड़ी बूटी की कला हर्बलिस्ट विभाग के टॉप स्टूडेंट्स के बराबर थी। हर्बलिस्ट विभाग की प्रतियोगिता का रजिस्ट्रेशन स्थान लाइब्रेरी से ज्यादा दूर नहीं था। जैसे ही निया लाइब्रेरी से बाहर निकली, उसने देखा कि तन्मय निजूमी वहीं उसका इंतजार कर रहा था। तन्मय मुस्कुराया और बोला, मुझे पहले से पता था कि तुम इस महीने की प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लोगी। उसकी नजर निया के पतले हाथ पैरों पर गई। कुछ दिन पहले जब उसने खुद उसकी देखभाल की थी, तब से निया ने और दुबली नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी उसका दुबला-पतला शरीर देखकर तन्मय को संतोष नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, लगता है इसे अभी भी जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। निया हल्के से मुस्कुराई। क्यों? तुम्हें भी दिलचस्पी है क्या? उसने पूछा। उसे तन्मय के वहां होने पर कोई हैरानी नहीं हुई। आखिर उसने पहले ही सबको बता दिया था कि वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली है। नहीं। तन्मय ने दोनों हाथ सिर के पीछे रखे और आराम से उसके साथ चलने लगा। अगर मैं मरते दम तक भी जड़ी बूटी की पढ़ाई करता रहूं, तब भी मैं अपनी काबिलियत की सीमा जानता हूं। और वैसे भी यह टॉप हर्बलिस्टों की भिड़ंत है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। उसने हल्की हंसी के साथ कहा। वैसे भी अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो मुझे तो बहुत पहले बैंगनी क्लास से निकाल दिया गया होता। निया हंस पड़ी। यह तुम्हारी तरह नहीं लगता। तन्मय में हमेशा एक दबदबे वाला अंदाज रहता था, इसलिए उसका इतना विनम्र होना थोड़ा अजीब लग रहा था। तन्मय ने आंखें तरेरी और मजाक में उसे घूरा। दोनों साथ साथ रजिस्ट्रेशन की जगह की ओर बढ़ने लगे। क्योंकि प्रतियोगिता से पहले का आखिरी दिन था, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स ने आखिरी समय में ही भाग लेने का फैसला किया था। रजिस्ट्रेशन की जगह पर स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। ज्यादातर 2-3 के समूह में खड़े होकर बातें कर रहे थे। हर्बलिस्ट विभाग में हजारों स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर तो बस तमाशा देखने आए थे। निया ने जल्दी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने वालों में ज्यादातर दूसरे और तीसरे वर्ष के स्टूडेंट्स थे। पहले वर्ष के स्टूडेंट्स तो गिने चुने ही दिख रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि रजिस्ट्रेशन की जगह पूरी तरह भर चुकी थी। लेकिन निया को कोई जल्दी नहीं थी। दोपहर होने में अभी काफी समय बाकी था। उसी समय लाइब्रेरी के दरवाजे से शुरा बाहर निकला और सीधे रजिस्ट्रेशन की जगह की ओर बढ़ने लगा। उसके आते ही वहां का माहौल और ज्यादा हलचल भरा हो गया। एक स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन करने आया था, अचानक घबरा गया। क्या?
शुरा इस महीने भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है? दूसरे स्टूडेंट ने लगभग रोते हुए कहा। हे भगवान! अगर ऐसा है तो फिर हमारे जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं बची। भीड़ में खुसफुसाहट और बेचैनी फैल गई। लेकिन उसी भीड़ के बीच निया की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। उसकी निगाह सीधे शुरा पर टिक गई और उसके मन में एक विचार उभरा। तो असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि इस प्रतियोगिता में केवल शुरा ही नहीं, बल्कि एक और छिपा हुआ प्रतिद्वंदी भी उसकी राह में खड़ा होने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 293। पहला स्थान तो पक्का है, इनाम वही ले जाएगा। हर कोई जानता था कि शुरा हर्बलिस्ट विभाग का टॉप स्टूडेंट है। अगर वह प्रतियोगिता में हिस्सा भी न ले तब भी उसकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। इसके अलावा शुरा के रूममेट के अनुसार उसने लाइब्रेरी में मौजूद कई महारती हर्बलिस्टों की परीक्षाएं पहले ही पास कर ली थीं। और इतना ही नहीं, वह महारथी हर्बलिस्ट मुंशी जी के सहायक के रूप में भी चुना जा चुका था। हालांकि नाम के लिए उसे सहायक कहा जाता था, लेकिन शौर्य एकेडमी के हर स्टूडेंट को यह पता था कि असल में वह शिष्य की ही जगह होती है। शुरा स्वभाव से बहुत दृढ़ और गंभीर इंसान था। अब जब उसे एक महारथी हर्बलिस्ट का मार्गदर्शन मिल चुका था तो बाकी स्टूडेंट्स को लगा कि उनकी सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। भीड़ में किसी ने आह भरते हुए कहा, इतना मायूस मत हो, दूसरा स्थान भी बुरा नहीं होता। सबको पता था कि अगर शुरा मौजूद है तो पहले स्थान को अलविदा कहना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने वाले को शौर्य एकेडमी के औषधि भंडार से अपनी पसंद की जड़ी बूटियां चुनने का अधिकार मिलता था। लेकिन वहां मौजूद एक भी स्टूडेंट को यह भरोसा नहीं था कि वे शुरा को हरा सकते हैं। भीड़ में किसी ने निराश होकर कहा, लगता है इस महीने का इनाम भी शुरा ही ले जाएगा। एक और स्टूडेंट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काश किसी महारती हर्बलिस्ट की नजर मुझ पर भी पड़ जाती। जैसे ही शुरा लाइब्रेरी से बाहर निकला, भीड़ में खड़े लोगों को समझ आ गया कि वह अभी अभी महारथी हर्बलिस्ट मुंशी जी से मिलकर आया है। उन स्टूडेंट्स के लिए महारथी हर्बलिस्ट का आभामंडल किसी पवित्र चीज से कम नहीं था। उनका मानना था कि चूंकि शुरा को एक महारथी हर्बलिस्ट का मार्गदर्शन मिल चुका है, इसलिए उसका भविष्य अब असीम ऊंचाइयों तक जाने वाला है। भीड़ में खड़ा एक स्टूडेंट मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम यह सपना छोड़ दो। प्रमुख बोयान जी ने कितने ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को महारथी हर्बलिस्टों के पास भेजा था, लेकिन उनमें से कितने लोग मुंह लटकाकर वापस लौटे थे? उसने कंधे उचकाए। सिर्फ शुरा ही है जिसे उनका स्वीकार मिला है। तुम्हें लगता है कोई भी साधारण इंसान किसी महारथी हर्बलिस्ट का ध्यान खींच सकता है? उसके लिए असली प्रतिभा चाहिए, समझे? भीड़ में मौजूद स्टूडेंट्स की नजरें शुरा पर टिक गईं। उनकी आंखों में ईर्ष्या और प्रशंसा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन किसी ने भी यह ध्यान नहीं दिया कि उनके पीछे तन्मय निझूमी खड़ा था। तन्मय के होंठ हल्के से तिरछे हो गए और उसने नफरत भरे अंदाज में धीमे से कहा, यह तो बस मुंशी जी हैं। और इन लोगों ने शुरा को इतना आसमान पर चढ़ा दिया है। उसने हल्की हंसी दबाई। अगर इन्हें पता चल जाए कि तुम्हारे गुरु करण जी हैं, तो शायद यह लोग पागल ही हो जाएं। जिस दिन न्या को करण जी का शिष्य बनने का मौका मिला था,
उसी दिन उसने यह बात अपने दोस्तों को बता दी थी। उस समय चारों दोस्त यह खबर सुनकर पूरी तरह चौंक गए थे, लेकिन आखिर में वे सिर्फ उसकी किस्मत पर ईर्ष्या भरी सांस ही ले पाए, क्योंकि भले ही मुंशी जी एक महारथी हर्बलिस्ट थे, लेकिन उनका स्तर करण जी से अब भी काफी नीचे था। इसलिए जब तन्मय ने उन बेवकूफ स्टूडेंट्स को शुरा की पूजा करते देखा तो उसे यह सब बेहद हास्यास्पद लगा। चलते चलते उसने अचानक पूछा, वैसे टीचर लूदान और हम लोगों के अलावा क्या किसी और को पता है कि तुम करण जी की शिष्या हो? तन्मय ने हाथ बांधकर सिर थोड़ा तिरछा किया और शांत खड़ी निया की तरफ देखा। निया ने सिर हिलाया। नहीं, किसी और को नहीं पता। लूदान कोई ज्यादा बातूनी इंसान नहीं था और निया खुद भी हमेशा शांत और कम दिखने वाला जीवन पसंद करती थी। इसलिए तन्मय और उसके बाकी दोस्तों के अलावा उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। अचानक निया को कुछ याद आया। वह बोली, रुको, दो और लोगों को इसके बारे में पता है। तन्मय ने भौं उठाई। कौन? निया ने हल्के से हाथ उठाकर सामने खड़े शुरा की तरफ इशारा किया। शुरा और मुंशी जी। क्या? तन्मय की आंखें फैल गईं। उन्हें कैसे पता चला? हालांकि तन्मय को यह तो पता था कि करण जी ने निया को अपना शिष्य चुना है, लेकिन इस पूरी घटना के बीच क्या हुआ था यह उसने कभी नहीं सुना था। तब निया ने धीरे धीरे पूरी घटना उसे सुना दी। जैसे ही तन्मय ने पूरी बात सुनी वह स्तब्ध रह गया। तुमने मुंशी जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। वह लगभग चिल्ला ही पड़ा। निया ने घबराकर तुरंत उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। तन्मय ने हल्की खांसी की और बोला, मैं बस थोड़ा सा हैरान हुआ था। हाँ, बस थोड़ा सा। उसने अजीब सी हंसी हंसते हुए निया का हाथ अपने चेहरे से हटाया। आखिरकार, चाहे मुंशी जी की ख्याति करण जी जितनी बड़ी न हो, लेकिन वह फिर भी एक सच्चे महारथी हर्बलिस्ट थे, और ऐसे महान व्यक्ति का प्रस्ताव ठुकराना, यह बात अगर बाकी स्टूडेंट्स को पता चल जाए तो शायद पूरी शौर्य एकेडमी में हड़कंप मच जाए। और निया को अभी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही पलों में ऐसा ही एक तूफान चुपचाप उसकी ओर बढ़ रहा था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 294। शुरा का घमंड। आसमान छू रहा है। दुनिया में ऐसा कौन सा हर्बलिस्ट होगा जो किसी महारथी हर्बलिस्ट का निमंत्रण ठुकरा दे? और सबसे बड़ी बात, उस समय तो निया को यह भी नहीं पता था कि उसके लिए इससे भी बेहतर मौका उसका इंतजार कर रहा है। तन्मय निझूमी ने चुपके से अपने माथे का पसीना पोंछा और बोला, वाह, तेरी हिम्मत तो सच में कमाल की है। उसने मन ही मन सोचा, जो इंसान मुंशी जी का प्रस्ताव उनके सामने ही ठुकरा दे, वह तो सच में किसी देवी से कम नहीं हो सकता। क्योंकि मंथन ग्रह पर ऐसा कौन था जो यह नहीं जानता था कि मुंशी जी का स्वभाव कितना खराब है। उनका गुस्सा बहुत तेज था, और उससे भी बढ़कर वे बेहद संकीर्ण और छोटी छोटी बातों का बुरा मानने वाले इंसान थे। जो भी व्यक्ति उन्हें शर्मिंदा करता, उसे वह कभी आसानी से माफ नहीं करते थे। लेकिन निया ने तो वह काम कर दिखाया था जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। उसने न सिर्फ उनका प्रस्ताव ठुकराया, बल्कि सीधे उनके सामने ठुकरा दिया। उस वक्त मुंशी जी को मजबूरी में अपना गुस्सा दबाकर चुप रहना पड़ा था। असल में निया की किस्मत अच्छी थी कि वह करण जी की शिष्या बन चुकी थी, वरना मुंशी जी के स्वभाव को देखते हुए
वह शायद निया को हर्बलिस्ट विभाग में पढ़ने ही नहीं देते, चाहे मुंशी जी कितने भी घमंडी क्यों न हो। लेकिन करण जी के शिष्य के साथ पंगा लेने की हिम्मत उनमें भी नहीं थी। कुछ देर तक यह खबर अपने दिमाग में घुमाने के बाद तन्मय ने सामने खड़े शुरा की तरफ एक अजीब सा भाव लेकर देखा। यहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स शुरा की पूजा कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मुंशी जी की कृपा मिल गई थी। लेकिन तन्मय को यह सोचकर ही हंसी आ रही थी कि निया ने तो उसी शिक्षक का प्रस्ताव ही ठुकरा दिया था जिसे सब इतने सम्मान से देखते थे। इससे ज्यादा मजेदार बात और क्या हो सकती थी। उधर शुरा को तन्मय के चेहरे की वह शरारती मुस्कान दिखाई नहीं दी। वह गर्व से सिर ऊंचा करके रजिस्ट्रेशन स्थान की तरफ बढ़ गया। भीड़ में खड़े बाकी स्टूडेंट्स उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। जैसे ही वह वहां पहुंचा, रजिस्ट्रेशन करवा रहे स्टूडेंट्स अपने आप रास्ता छोड़कर किनारे हो गए। उसे सीधे लाइन के सबसे आगे जाने दिया गया। शुरा के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। इतनी सारी ईर्ष्यालु निगाहें देखकर उसका अहंकार पूरी तरह संतुष्ट हो गया था। आखिर वह हर्बलिस्ट विभाग का टॉप स्टूडेंट था और साथ ही एक महारथी हर्बलिस्ट का निजी शिष्य भी। ऐसी पहचान उस भीड़ में खड़े साधारण लोगों के लिए तो सिर्फ एक सपना ही थी। रजिस्ट्रेशन टेबल पर बैठे टीचर ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत मुस्कुराकर बोले, अरे शुरा, तुम भी रजिस्ट्रेशन करवाने आए हो? उनका व्यवहार अचानक काफी नम्र और सम्मान भरा हो गया था। आखिर शुरा मुंशी जी का शिष्य था। उनके मार्गदर्शन में उसका भविष्य तो बस आगे ही आगे बढ़ने वाला था। जैसे जैसे उसकी ताकत और पहचान बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती जाएगी। और यह टीचर अच्छी तरह जानते थे कि उनके जैसे मामूली टीचर को उससे उलझने की जरा भी जरूरत नहीं है। टीचर का यह व्यवहार देखकर बाकी स्टूडेंट्स को उनके बीच का स्पष्ट फर्क साफ दिखाई दे रहा था। शुरा ने बस हल्के से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर वही घमंडी और ठंडा भाव बना हुआ था। उधर तन्मय ने भीड़ की तरफ देखा और धीरे से बोला, अरे, अभी मौका है, जल्दी अंदर घुसते हैं, वरना आज तो लंच भी भूल जाओ। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि शुरा क्या कर रहा है। जब स्टूडेंट्स ने रास्ता बना ही दिया था, तो उसने तुरंत निया का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ के बीच से खींचते हुए सीधे लाइन के आगे ले जाने लगा। अगर वे ईमानदारी से लाइन में खड़े रहते तो शायद दोपहर तक भी उनकी बारी नहीं आती। तन्मय को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन निया को दोपहर में तीरंदाज विभाग भी जाना था। इसीलिए उसने बिना सोचे समझे निया को भीड़ में खींच लिया। निया का शरीर वैसे ही पतला और छोटा था। भीड़ के बीच वह सच में बहुत बेबस और दबादबा सा दिख रही थी। जैसे ही वह भीड़ में घुसी, लोगों के बीच वह लगभग गायब ही हो गई। उसी समय शुरा रजिस्ट्रेशन की किताब में अपना नाम लिख ही रहा था कि अचानक भीड़ की तरफ से हलचल की आवाज सुनाई दी। उसने भौहें सिकोड़कर असंतोष भरी नजर से उस तरफ देखा। कुछ ही क्षण बाद भीड़ के बीच से तन्मय निझूमी की लंबी कदकाठी दिखाई देने लगी। शुरा ने बस एक नजर उस पर डाली, लेकिन कुछ बोला नहीं। शौर्य एकेडमी में हर कोई जानता था कि तन्मय ने 2 साल तक जड़ी बूटी की किताबों में सिर खपाया था, तब जाकर उसे हर्बलिस्ट विभाग में दाखिला मिला था। काफी लोग चुपके चुपके उस युवा मालिक का मजाक उड़ाते थे, लेकिन कोई भी उसकी बेइज्जती खुलेआम करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह 5 महान कुलों में से एक काले कछुआ कुल से था। चाहे लोग मन ही मन उसे बेकार ही क्यों न समझते हों, लेकिन उसके पीछे खड़े उस शक्तिशाली कुल का नाम ही सबके मुंह बंद करने के लिए काफी था। आखिर 5 महान कुलों में से किसी को भी नाराज करने की हिम्मत इस भीड़ में किसी के पास नहीं थी। लेकिन उसी वक्त भीड़ के बीच खड़ी एक छोटी सी परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और अभी किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में वही परछाई पूरे माहौल को बदलने वाली थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 295। तन्मय का भीड़ पर गुस्सा। तन्मय को इस तरह अंदर आते देख
शुरा ने कुछ नहीं कहा। असल में वह तन्मय निझूमी के परिवार और उनके प्रभाव से थोड़ा सावधान रहता था, लेकिन दिल ही दिल में वह ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था जो किसी बड़े कुल की दूसरी पीढ़ी होने का फायदा उठाते थे। उसकी नज़र में ऐसे लोग बस कुल के नाम पर ऐश करने वाले निकम्मे होते थे। स्पष्ट था कि उनमें खुद कोई खास काबिलियत नहीं होती, फिर भी वे अपने परिवार की प्रतिष्ठा के सहारे राजा जैसी जिंदगी जीते थे। अगर उनके पीछे परिवार का सहारा न हो तो वे असल में कुछ भी नहीं होते। इसी वजह से शुरा ने कभी भी तन्मय को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। जड़ी बूटी की विद्या में उसकी प्रतिभा बेमिसाल थी। ऊपर से उसके पास एक महारथी हर्बलिस्ट मुंशी जी जैसे गुरु थे जो उसे मार्ग दिखा रहे थे। इन सब की तुलना में शुरा को हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह खुद कीचड़ में उगा हुआ कमल हो, जो गंदगी में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। और इसी घमंड के साथ वह तन्मय को हमेशा तिरस्कार भरी नजरों से देखता था। उधर निया ने शुरा के चेहरे पर झलकती वह हल्की सी घृणा साफ देख ली थी। यह नज़र उसके लिए नई नहीं थी। अपने पिछले जीवन में उसने ऐसी नज़रें कई बार देखी थीं, लेकिन इस बार वह तिरस्कार भरी नज़र उसकी ओर नहीं बल्कि तन्मय की तरफ थी। निया की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में हल्की सी ठंडक चमकी। अचानक उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हारा नाम रजिस्टर हो चुका है तो रास्ता छोड़ो, दूसरों को भी आने दो, रास्ता मत रोको। उसकी आवाज सुनते ही आसपास खड़े सारे लोग चकित रह गए। अभी तक तो किसी ने उस छोटे से लड़के की मौजूदगी पर ध्यान भी नहीं दिया था। शुरा भी उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बोलने वाला कौन है, उसका चेहरा तुरंत अंधेरा पड़ गया। वही था वह लड़का जिसने बार बार मुंशी जी को शर्मिंदा किया था, वही लड़का जिसने उनके निमंत्रण को बिना दया के ठुकरा दिया था, और वही लड़का जिसे किस्मत से करण जी का आशीर्वाद भी मिल गया था। पिछले कुछ दिनों से मुंशी जी का मूड बेहद खराब था, और उसकी वजह भी यही लड़का था। उस दौरान शुरा को भी कई बार उनके कड़े डांट फटकार का सामना करना पड़ा था। अब जब उसने निया को सामने देखा तो उसे लगा कि आखिरकार दिल में जमा गुस्सा निकालने का मौका मिल गया है। वह व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, क्यों, तुम भी रजिस्ट्रेशन करवाने का सोच रहे हो? निया ने हल्के से भौं उठाई। उसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कान आई। तो क्या हुआ अगर कर रहा हूं? उसकी आंखों में हल्की सी शरारत चमकी, जैसे वह कह रही हो, अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। शुरा की आंखों में तुरंत घृणा और नफरत भर गई। उसने सामने खड़े उस छोटे से लड़के को ऐसे घूरा मानो उसे अभी वहीं कुचल देना चाहता हो। उधर आसपास खड़े बाकी स्टूडेंट्स यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए थे, लेकिन उनकी नजरें इस तमाशे से हट ही नहीं रही थीं। ये लड़का इतना बदतमीज क्यों है? और उसने क्या कहा अभी? क्या उसने सच में कहा कि वो भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा? सबकी निगाहें तुरंत निया के सीने पर लगी एक सितारा बैज पर टिक गईं। और जैसे ही उन्हें बात समझ आई, भीड़ में अचानक हंसी का विस्फोट हो गया। अरे भगवान, पहले साल का छोटा सा स्टूडेंट इतना उछल रहा है और ऊपर से प्रतियोगिता में भाग भी लेना चाहता है। हाँ, मैं तो हंस-हंस कर मर जाऊंगा। उसकी आवाज सुनी तुमने? इतनी बेशर्मी, जैसे उसे अपनी औकात ही नहीं पता। सच कह रहे हो, शुरा के सिर का एक बाल भी उससे बेहतर है। पहले साल का स्टूडेंट है, अनुभव नहीं है, इसलिए इतनी अज्ञानता दिखा रहा है। भीड़ के ताने और मजाक लगातार हवा में गूंजने लगे। हर शब्द निया और शुरा के कानों में साफ साफ पड़ रहा था। शुरा ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखों में स्पष्ट उपहास था, लेकिन निया बस हल्के से मुस्कुराई। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक एक लंबी आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने पूरी तरह निया का दृश्य ढक लिया।
वह आकृति थी, तन्मय निझूमी। उसके चेहरे का सामान्य चंचल भाव गायब हो चुका था। उसकी आंखें संकरी हो गई थी और चेहरा खतरनाक रूप से गंभीर हो गया था। अगले ही पल वह गरजा, सब के सब चुप हो जाओ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े कई लोग सहमे हुए पीछे हट गए। जो तन्मय हमेशा मजाक और शरारत करता रहता था, वह इस समय बिल्कुल अलग लग रहा था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे घने जंगल में छिपा हुआ चीता, जो किसी भी पल झपटकर अपने शिकार को चीर डालने के लिए तैयार हो। उसकी तीखी निगाहें भीड़ पर घूमीं, और जैसे ही लोग उसकी आंखों से टकराए, कई लोगों के दिल में डर की लहर दौड़ गई। तन्मय ने बिना कुछ और कहे निया का हाथ पकड़ा और उसे आगे की ओर खींच लिया। लेकिन उसी क्षण रजिस्ट्रेशन टेबल के पास खड़े शुरा की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, जैसे उसने अभी अभी कोई नया खेल शुरू करने का फैसला कर लिया हो। और शायद अगले ही पल यह छोटा सा झगड़ा पूरे हर्बलिस्ट विभाग में तूफान खड़ा करने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 296। एक ऐसा दाव जिसमें सब कुछ लगा हो दाव पर। है हिम्मत डॉट। तन्मय निझूमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी आंखें भीड़ पर घूमी और फिर उसके होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। वो तिरस्कार भरी आवाज में बोला, लगता है तुम सबको अपने आप पर बहुत घमंड है ना? भीड़ अचानक शांत हो गई। तन्मय ने हाथ कमर पर टिकाया और आगे बोला, तो ठीक है, अभी साफ साफ सुन लो। अगर तुम में से कोई भी इस प्रतियोगिता में निशांत को हरा देता है। वो थोड़ा रुका, उसकी आवाज और गहरी हो गई, तो मैं अपने हाथों से उसे 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। 1 लाख सोने के सिक्के? सबकी आंखें फैल गई। लेकिन तन्मय यही नहीं रुका। उसने उंगली उठाकर सबकी तरफ इशारा किया और ठंडी आवाज में कहा, लेकिन अगर मैंने किसी को भी उसके पीछे बुरा बोलते हुए सुना, तो फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें क्लासमेट समझकर छोड़ दिया। भीड़ पूरी तरह स्तब्ध रह गई। सब जानते थे कि 5 महान कुल बेहद अमीर थे, लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि तन्मय इतनी आसानी से 1 लाख सोने के सिक्कों की बात कर देगा, और वो भी सिर्फ इसलिए कि कोई पहले साल के स्टूडेंट को हरा दे। ये तो उनके लिए बिल्कुल आसान काम था। कई लोगों के दिमाग में तुरंत गणित दौड़ने लगा। अगर वे प्रतियोगिता में नाम दर्ज करवा लें और उस छोटे लड़के को हरा दे, तो क्या सच में उन्हें 1-1 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे? भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग तो अविश्वास में हंसने भी लगे। क्या तन्मय सच में पागल हो गया था? भीड़ में से एक स्टूडेंट मुस्कुराते हुए बोला, तन्मय, मजाक बंद कर यार। लेकिन तन्मय की आंखों में जरा भी हंसी नहीं थी। उसने ठंडी हंसी हंसी। मैं, तन्मय निझूमी, अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। उसने अपनी जादुई अंगूठी को हल्के से थपथपाया। यहां मेरे पास 10 लाख सोने के सिक्के हैं, तुम सब में बांटने के लिए काफी है। उसकी आवाज अचानक सख्त हो गई। लेकिन अगर तुम हार गए, तो फिर अपनी जुबान संभाल कर रखना। आज के बाद कोई भी निशांत के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं बोलेगा। अब भीड़ पूरी तरह हंगामे में बदल चुकी थी। सब एक दूसरे से बातें करने लगे। उधर निया, वो बस तन्मय की ऊंची पीठ को देखकर हैरान खड़ी थी। कुछ पल के लिए वो सच में समझ नहीं पाई कि तन्मय क्या कर रहा है। तभी तन्मय ने मुड़कर उसका हाथ पकड़ा। जल्दी नाम लिख। वो उसे खींचते हुए रजिस्ट्रेशन टेबल तक ले गया। निया कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने कलम उठाई। धीरे धीरे उसने कागज पर लिखा, निशांत। जैसे ही तन्मय ने वो नाम देखा, उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई।
लेकिन थोड़ी दूरी पर खड़ा शुरा ये सब देखकर दांत भींच रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि काले कछुए कुल का ये युवा प्रमुख सच में पागल हो गया है। नहीं तो कोई क्यों 10 लाख सोने के सिक्कों का दाव लगाएगा, वो भी एक बिल्कुल साधारण स्टूडेंट के लिए। शुरा ने मन ही मन हिसाब लगाया, अगर वो अपने पूरे परिवार की संपत्ति भी जोड़ ले तो भी शायद वो इतनी बड़ी रकम नहीं निकाल पाएगा। उसने गुस्से से पहले तन्मय को देखा, फिर निया को घूरा। वो ऐसे अमीर घरों के लड़कों से हमेशा नफरत करता था जो यूं ही अपनी दौलत का दिखावा करते थे, और उसे उस छोटे लड़के से भी उतनी ही नफरत थी जिसे करण जी का आशीर्वाद मिल गया था। अचानक शुरा ने धीमी आवाज में कहा, अगर काले कछुए कुल के युवा प्रमुख को जुआ खेलने का इतना शौक है तो क्यों न दाव थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। तन्मय ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी थी। बोल। शुरा के होठों पर चालाक मुस्कान आ गई। मुझे पता है तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पैसों की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे लिए पैसा शायद कोई मायने नहीं रखता। वो थोड़ा झुका और धीमी लेकिन जहरीली आवाज में बोला, लेकिन अगर तुम हर्बलिस्ट विभाग के स्टूडेंट होने की अपनी पहचान को दांव पर लगाओ तो क्या तब भी तुम उसके लिए इतना ही भरोसा दिखाओगे। तन्मय की भौं हल्की सी उठी। शुरा की आंखों में अब क्रूर चमक थी। तुम इतने भरोसे से कह रहे हो कि निशांत जीतेगा, तो मुझे यकीन है तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं भी इस शर्त में शामिल हो जाऊं। वो सीधा खड़ा हो गया, फिर ऊंची आवाज में बोला, अगर मैं प्रतियोगिता में निशांत को हरा देता हूं तो तुम्हें तुरंत शौर्य एकेडमी छोड़नी होगी और हमेशा के लिए हर्बलिस्ट विभाग से बाहर हो जाना होगा। भीड़ के कई लोग सांस रोककर सुन रहे थे, लेकिन शुरा अभी रुका नहीं। उसने ठंडी हंसी हंसी, और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मान लूंगा, यहां तक कि हमेशा के लिए हर्बलिस्ट विभाग छोड़ दूंगा। शुरा इस विभाग का टॉप स्टूडेंट था। उसकी नजर में तन्मय कुछ भी नहीं था, सिवाय उस लड़के के जिसे अपने कुल के सहारे सम्मान मिला था। उसके हिसाब से ऐसे अमीर लड़कों को हर्बलिस्ट विभाग में घूमने का कोई हक नहीं था। और फिर वो छोटा लड़का आखिर था कौन जो इतनी किस्मत लेकर आया था। शुरा के दिल में गुस्सा उबल रहा था। वह इन दोनों को हमेशा के लिए अपनी आंखों से दूर करना चाहता था। जब भीड़ ने उसकी ये पागलपन भरी शर्त सुनी तो सभी हैरान रह गए। क्या सच में शुरा चाहता था कि तन्मय अपने हर्बलिस्ट विभाग के स्टूडेंट होने की पहचान को दांव पर लगाए? क्या वो भी पागल हो गया था? लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उस समय तन्मय की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक उभर आई थी, मानो शुरा ने अनजाने में ही खुद के लिए ऐसा जाल बुन लिया हो जिससे निकलना अब उसके लिए लगभग नामुमकिन था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 297। किसी न किसी एक का भविष्य होने वाला है बर्बाद। तन्मय निझूमी ने शौर्य एकेडमी के हर्बलिस्ट विभाग में दाखिला लेने के लिए पूरे 2 साल मेहनत की थी। उस सफर में उसे न जाने कितनी बार मजाक और तानों का सामना करना पड़ा था। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कई ने उसकी कोशिशों को बेकार बताया। फिर भी तन्मय ने हार नहीं मानी। वह लगातार मेहनत करता रहा, सब कुछ सहता रहा, ताकि एक दिन वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। लेकिन अब उसी मेहनत से हासिल की गई उसकी जगह को शुरा ने एक शर्त में दाव पर लगाने को कह दिया था, और वह भी किसके लिए? एक ऐसे मुकाबले के लिए जहां शुरा का मुकाबला एक लगभग अनजान पहले साल के स्टूडेंट से होने वाला था। इसमें तुलना ही क्या थी? अगर कोई अपने पैरों की उंगलियों से भी सोच ले तो भी यही समझ में आता कि शुरा आसानी से निशांत को कुचल देगा, जब तक तन्मय पूरी तरह पागल न हो गया हो।
वह ऐसी शर्त को कभी स्वीकार नहीं करता। तन्मय ने ठंडी नजर से शुरा की तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि शुरा इतनी बड़ी शर्त रखेगा। लेकिन तो क्या हुआ? उसने बिना झिझक कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। और यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। तन्मय ने आगे कहा, लेकिन अगर निशांत जीत गया तो तुम उसकी शर्त मानोगे? मेरी नहीं। उसकी आवाज में पूरा भरोसा था, चाहे सामने वाला शुरा ही क्यों न हो। बहुत बढ़िया। शुरा के चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई। उसे लगा जैसे तन्मय खुद ही उसके जाल में फंस गया हो। वह मन ही मन हंसा। अब वह देखना चाहता था कि वह छोटा लड़का आखिर किस काबिल है, जो तन्मय को इतना भरोसा है कि वह उसे हरा देगा। इस समय तन्मय और शुरा के बीच का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि आसपास खड़े स्टूडेंट्स तक सन्न रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी प्रतियोगिता के लिए दो लोग अपनी पूरी किस्मत दाव पर लगा देंगे। तन्मय निझूमी भले ही काले कछुए कुल का युवा प्रमुख था, लेकिन जब उसने हर्बलिस्ट विभाग में दाखिला लेने का फैसला किया था तो उसने अपने परिवार के प्रमुख को नाराज कर दिया था। अगर वह इस छोटी सी शर्त के कारण शौर्य एकेडमी छोड़ देता तो युवा प्रमुख होने के बावजूद उसे कड़ी सजा मिलती। अगर वह हार गया तो यह काले कछुए कुल की प्रतिष्ठा के लिए भी अपमान होता और शायद उसे मुख्य परिवार से भी बाहर कर दिया जाता। इतना ही नहीं, उससे उसका युवा प्रमुख का पद भी छीना जा सकता था। इतना बड़ा जोखिम होते हुए भी तन्मय यह शर्त क्यों मान रहा था? दूसरी तरफ शुरा का पारिवारिक दर्जा तन्मय के मुकाबले काफी कमजोर था। अगर उसकी जड़ी बूटी विद्या की प्रतिभा न होती तो शायद दुनिया में उसका नाम भी न होता। अगर उसे शौर्य एकेडमी छोड़ने पर मजबूर किया गया तो फिर किसी बड़े महारथी हर्बलिस्ट से शिक्षा पाना उसके लिए लगभग असंभव हो जाता। और शायद कोई दूसरी एकेडमी भी उसे आसानी से स्वीकार न करती। अगर उसने शौर्य एकेडमी के स्टूडेंट होने की पहचान खो दी तो उसके भविष्य के रास्ते कांटों से भर जाते। इस शर्त में दोनों पक्षों के लिए खोने के लिए बहुत कुछ था। जो भी हारता उसका भविष्य लगभग बर्बाद हो जाता। फिर भी भीड़ में मौजूद ज्यादातर लोग तन्मय के लिए ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि यह साफ दिखाई दे रहा था कि शुरा एक काबिल स्टूडेंट था। पूरे हर्बलिस्ट विभाग में शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो उसे हरा सके, और उसे तो बस एक ऐसे पहले साल के स्टूडेंट को हराना था जो अभी सिर्फ आधा साल पहले ही एकेडमी में आया था। यह तो लगभग एक तरफा जीत लग रही थी, इसलिए किसी को हैरानी नहीं हुई कि शुरा ने शर्त का दाव बढ़ा दिया। लेकिन भीड़ में मौजूद कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि तन्मय ने यह शर्त स्वीकार क्यों की। क्या उसे आसमान की ऊंचाई और जमीन की गहराई का भी अंदाजा नहीं था? उसे कैसे भरोसा हो सकता था कि निशांत शुरा को हरा देगा? क्या वह अब हर्बलिस्ट विभाग में रहना ही नहीं चाहता था? हर किसी के मन में अपनी अपनी राय थी। इसी बीच शुरा ने घमंड से सिर उठाया। उसकी तिरस्कार भरी नजर तन्मय और निया, जो इस समय निशांत के भेस में थी, पर घूमी। फिर वह बोला, कल दोपहर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कहकर वह मुड़ा और घमंड से चलता हुआ वहां से चला गया। तन्मय ने भी बिना शिष्टता दिखाए जवाब दिया, हम भी इंतजार करेंगे। उसने निया का हाथ पकड़ा और भीड़ को चीरते हुए लंबे लंबे कदमों से बाहर निकल गया। निया चुपचाप उसके साथ चलती रही। वह जानती थी कि तन्मय अभी भी गुस्से में है। कुछ देर बाद उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह हंसते हुए बोली, तुमने आज सच में बड़ा साहस दिखाया। वह उसकी तरफ देखकर बोली, तुम्हें यह कैसे पता कि मैं शुरा को हरा सकती हूं? तुम्हें तो यह भी नहीं पता, फिर भी तुमने अपने पूरे भविष्य को दांव पर लगा दिया। तन्मय के कदम एक पल के लिए रुक गए, और उसी क्षण निया की आंखों में एक गहरी चमक उभरी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस शर्त के पीछे तन्मय के दिल में छिपी असली वजह अब सामने आने वाली थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना।
चैप्टर 298। अब खबर सारे विभागों के कोने कोने में फैल गई है। अब होगा कुछ ऐसा। 5 महान कुलों में से एक की सदस्य होने के कारण निया को परिवारों के अंदर के रिश्तों के बारे में थोड़ा बहुत पता था। बाहर से देखने वालों को अक्सर लगता था कि इन बड़े कुलों के लोग शानदार और आरामदायक जिंदगी जीते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में उन्हें हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता था। जरा सी गलती भी पूरे परिवार की प्रतिष्ठा पर असर डाल सकती थी। आज जो हुआ था उसमें स्टूडेंट्स ने निया के बारे में बिल्कुल गलत अंदाजे लगा लिए थे, और उसी समय तन्मय निझूमी बिना अपनी परवाह किए उसके लिए आगे आ गया था। निया के मन में अजीब सी भावना उठी। क्या उसे तन्मय की इस मूर्खता पर हंसना चाहिए, या फिर अपनी ही नादानी पर? क्या उसे उस पर हंसना चाहिए कि उसने अपना भविष्य उसके हाथों में सौंप दिया, या फिर खुद को डांटना चाहिए कि उसे इतने वफादार दोस्त की कद्र ही नहीं थी? तभी तन्मय अचानक रुक गया। वह मुड़ा और निया की तरफ देखने लगा। निया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान चमक रही थी। तन्मय ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। उसकी आंखें पूरी तरह गंभीर थीं। इसे साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जड़ी बूटी विद्या में निया कितनी प्रतिभाशाली है। उसके हिसाब से उस स्तर पर कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। निया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन शुरा भी कम काबिल नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं जीतेगा? लेकिन तन्मय के चेहरे की गंभीरता देखकर निया के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया। तन्मय ने बिना एक पल सोचे कहा, कौन ज्यादा काबिल है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम ही हर्बलिस्ट विभाग की नंबर 1 स्टूडेंट हो। उसकी आवाज में पूरा यकीन था। फिर उसने कंधे उचकाते हुए कहा, और अगर तुम हार भी गई तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। वो हल्का सा हंसा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे सामान बांधकर घर जाना पड़ेगा, और फिर मेरे बूढ़े पिताजी मुझे अच्छी खासी डांट पिलाएंगे। उसने मजाकिया अंदाज में सिर खुजलाया। ऐसा थोड़ी है कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन सच ये था, उसे बेहद गुस्सा आता था जब लोग निया पर उंगली उठाते थे। वे मूर्ख लोग सच्चाई जाने बिना बस अपनी बनाई हुई कहानियां फैलाते रहते थे। निया हल्के से हंस पड़ी। वो आगे बढ़ी और तन्मय के माथे पर पड़े शिकन को उंगलियों से सीधा कर दिया। बस करो, वह मुस्कुराकर बोली, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारा खून खौल रहा हो, और ये चेहरा तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे अपने पिछले जीवन के साथियों की याद आ गई। जब वे गुस्से में होते थे तो उनके चेहरे भी ऐसे ही निर्दयी लगते थे। तन्मय ने कुछ कहना चाहा, उसके होंठ खुले, लेकिन फिर वह चुप रह गया। बस हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। निया ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ मारा। चिंता मत करो। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। कल मैं शुरा को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। शायद यह सब पहले से तय था। निया को शुरा पहले ही पसंद नहीं था, क्योंकि वह तन्मय से नफरत करता था, और आज तन्मय ने भी उसे शुरा के तानों से बचाया था। इसलिए कल होने वाली प्रतियोगिता में वह तन्मय की शर्त का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठाएगी और जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। कभी-कभी 2 लोगों के बीच आपसी नापसंदगी भी बड़ी दिलचस्प चीज होती है। तन्मय ने भौं उठाकर पूछा, तो तुम्हें अभी पूरा भरोसा है? सच कहें तो उसे शुरा की असली काबिलियत का ज्यादा अंदाजा नहीं था, लेकिन एक बात वह अच्छी तरह जानता था। अब तक निया को जितने भी फॉर्मूले मिले थे, उनमें वह कभी नहीं अटकी थी। निया ने कंधे उचकाए। शायद, कौन जाने? तन्मय ने नकली गुस्से से मुट्ठी भींच ली। अरे, अगर तुम ऐसे ही मुझे सस्पेंस में रखोगी तो मैं सच में तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। निया जोर से हंस पड़ी। उसने तन्मय की मुट्ठी पकड़ ली। दोनों साथ साथ हॉस्टल की तरफ चल पड़े। चलते चलते निया बोली, कल सब पता चल जाएगा। अभी चलो, पहले नाश्ता करते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। इसके बाद दोनों नाश्ता करने चले गए।
लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही तन्मय और शुरा के बीच लगी शर्त की खबर पूरी शौर्य एकेडमी में फैल चुकी थी। सब लोग एक ही बात कर रहे थे कि तन्मय निझूमी ने एक पहले साल के स्टूडेंट के भरोसे अपनी हर्बलिस्ट विभाग की जगह दाव पर लगा दी है, और वह भी शुरा के खिलाफ। ज्यादातर लोगों को ये सदी का सबसे बड़ा मजाक लग रहा था। उसी समय आर्यन अपने रूम की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसने कुछ स्टूडेंट्स को आपस में यही चर्चा करते सुना। ये दोनों लोग तो एक पल भी शांत नहीं रह सकते। आर्यन ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान उभरी। फिर वह धीरे धीरे जादूगरी विभाग के गेट से आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिमाग में शायद पहले से ही आने वाले तमाशे की पूरी तस्वीर बन चुकी थी। और कल की प्रतियोगिता में क्या सच में कोई चमत्कार होने वाला है, या फिर तन्मय निझूमी का भविष्य उसी पल टूटने वाला है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 299। प्रतियोगिता का दिन आ गया, आमने सामने है सब। क्या होगा अब? अगली सुबह हर्बलिस्ट विभाग की मासिक प्रतियोगिता होने वाली थी, लेकिन इस बार एक अजीब बात हुई। प्रतियोगिता देखने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हमेशा से कई गुना ज्यादा थी। आमतौर पर इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी। कई स्टूडेंट्स तो अपने गर्म और आरामदायक बिस्तर छोड़कर यहां आए थे, और इसकी वजह साफ थी। कल रजिस्ट्रेशन पॉइंट पर लगी वो बड़ी शर्त। सिर्फ एक ही रात में तन्मय निझूमी और शुरा की शर्त की खबर पूरी शौर्य एकेडमी में आग की तरह फैल गई थी। यहां तक कि वे लोग भी जिन्हें आमतौर पर तमाशा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, आज सुबह सुबह प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच गए थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर वह पहले साल का स्टूडेंट ऐसा क्या कर सकता है कि तन्मय निझूमी उसके लिए इतनी बड़ी शर्त लगा दे। आमतौर पर हर्बलिस्ट विभाग की मासिक प्रतियोगिता का पहले साल के स्टूडेंट्स से कोई लेना देना नहीं होता था। अधिकतर नए स्टूडेंट्स तो इस प्रतियोगिता के बारे में सोचना भी छोड़ देते थे। लेकिन इस साल एक निडर छोटे से लड़के की एंट्री ने सबको चौंका दिया था। काला कछुआ परिवार के युवा मालिक ने घोषणा की थी कि जो भी निशांत नाम के पहले साल के स्टूडेंट को हरा देगा, उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। और दूसरी शर्त तो उससे भी ज्यादा बड़ी थी। अगर शुरा ने निशांत को हरा दिया तो तन्मय निझूमी को शौर्य एकेडमी छोड़नी पड़ेगी। हर्बलिस्ट विभाग के स्टूडेंट्स के लिए यह बात समझ से बाहर थी। कई लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, क्या तन्मय के पास इतना पैसा है कि वो दान बांट रहा है, या फिर उसका दिमाग ही खराब हो गया है? आखिर उसने कैसे सोचा कि एक पहले साल का स्टूडेंट ऐसी बड़ी शर्त जीत सकता है? पहले साल के स्टूडेंट्स को एकेडमी आए अभी सिर्फ आधा साल ही हुआ था। उनमें से ज्यादातर को अभी सिर्फ जड़ी बूटी विद्या की बुनियादी बातें ही सिखाई गई थीं। उन्हें शायद ही कभी निचले स्तर की औषधियां बनाने का मौका मिलता था, जबकि दूसरे और तीसरे साल के स्टूडेंट्स तो काफी पहले से ही मध्य स्तर की औषधियों का अभ्यास शुरू कर चुके थे। दोनों के बीच का अंतर आसमान और जमीन जितना था। पिछले कई महीनों की प्रतियोगिताओं में किसी ने भी पहले साल के स्टूडेंट की परछाई तक नहीं देखी थी। हा, आज तो मजा आएगा। एक दूसरे साल का स्टूडेंट प्रतियोगिता स्थल के बाहर खड़ा हंसते हुए बोला। वह अंदर जाते स्टूडेंट्स को देख रहा था। मुझे तो यह देखने की बड़ी उत्सुकता है कि आज तन्मय निझूमी को कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। दूसरे स्टूडेंट ने होठों पर घिनौनी सी मुस्कान लाते हुए कहा, मुझे तो लगता है उसे बहुत बड़ी रकम देनी पड़ेगी। तुमने देखा नहीं, कल जैसे ही उसने वो घोषणा की, कितने स्टूडेंट्स पागलों की तरह जाकर प्रतियोगिता में अपना नाम दर्ज कराने लगे थे। पहला स्टूडेंट जोर से हंसा। बिल्कुल सही। जब कोई खुद ही दानवीर बुद्ध बनने पर उतारू हो, तो हम उसकी दया को क्यों ठुकराए? फिर उसने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम सच में उम्मीद करते हो कि एक पहले साल का बच्चा आकर आसमान उलट देगा?
पास खड़े तीसरे स्टूडेंट ने तिरस्कार से कहा, पहले साल के बच्चों को चुपचाप अपने इलाके में रहना चाहिए। ऐसी जगह आकर अपनी बेइज्जती कराने की क्या जरूरत है। उसी समय पहले साल के कुछ स्टूडेंट्स का एक समूह प्रतियोगिता स्थल में प्रवेश करने आया। जैसे ही वे अंदर आए, उनके कानों में दूसरे और तीसरे साल के स्टूडेंट्स के ताने और मजाक पड़ने लगे। वे सब कुछ पल के लिए सन्न रह गए। उनके दिल में गुस्सा जरूर था, लेकिन उनमें से किसी में भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। तभी एक स्टूडेंट ने घबराकर अपने सामने चल रहे साथी की आस्तीन पकड़ ली। अरे, तुम्हें पक्का लगता है कि हमारा यहां आना सही है? उसकी आवाज में साफ डर था। आगे चल रहा लड़का मुड़ा। उसने मुस्कुराकर अपने साथी को ढांढस बंधाया। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम यहां नहीं आ सकते। और आज निशांत प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है, उसने गर्व से कहा। वह हम पहले साल के स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आकर उसका हौसला बढ़ाए। यह लड़का और कोई नहीं बल्कि लकी शिंदे था, जो निया और तन्मय निजुमी के साथ एक ही डॉर्मेट्री में रहता था। तभी पीछे से एक और स्टूडेंट बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि निशांत यह कर पाएगा? उसने गहरी सांस ली। बाकी सभी प्रतियोगी तो दूसरे और तीसरे साल के सीनियर हैं, और शुरा भी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। उसकी धड़कन तेज हो गई। शायद इसी वजह से मुझे डर लग रहा है। हालांकि वे सब पहले साल के स्टूडेंट्स थे, लेकिन वे अलग अलग क्लास से थे, इसीलिए उनकी पोशाकों का रंग भी अलग अलग था। और उसी भीड़ के बीच कहीं न कहीं निशांत भी मौजूद था। लेकिन क्या वह सच में सबकी उम्मीदों को पार कर पाएगा, या आज का दिन शौर्य एकेडमी में उसके नाम की सबसे बड़ी हार लिखने वाला था? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 300। आमतौर पर पहले साल के स्टूडेंट्स रोजमर्रा के दिनों में ज्यादा बोलते नहीं थे। चाहे वे किसी भी क्लास के हों, ज्यादातर समय वे चुप ही रहते थे। लेकिन उस दिन हालात थोड़े अलग थे। हालांकि वे सब अलग अलग क्लास से थे, फिर भी उनके बीच कोई झगड़ा या टकराव नहीं था। इसके उलट जड़ी बूटी की पढ़ाई में वे एक दूसरे की मदद करते थे और आपस में काफी दोस्ताना व्यवहार रखते थे। और आज सुबह वे सब एक ही वजह से यहाँ इकट्ठा हुए थे, क्योंकि पहले साल का एक स्टूडेंट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहा था। इससे पहले कभी भी किसी पहले साल के स्टूडेंट ने इतनी बड़ी प्रतियोगिता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। लकी शिंदे ने अपने पीछे खड़े स्टूडेंट्स की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ साफ दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। उसने ठोस आवाज में कहा, निशांत को कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसने मुट्ठी हल्की सी भींच ली। मुझे उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, उसने साथियों की तरफ देखते हुए कहा। और हमने सबने तय किया था ना कि हम उसे चीयर करेंगे। हालांकि वह अक्सर निया के साथ समय नहीं बिताता था, लेकिन उसने अपनी आंखों से उसकी जड़ी बूटी विद्या की प्रतिभा देखी थी। और आज की इस प्रतियोगिता में निशांत सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वह सभी पहले साल के स्टूडेंट्स की काबिलियत दिखाने वाला था। इसलिए लकी को लगा कि उनका यहाँ आकर उसका हौसला बढ़ाना बिल्कुल सही है। हालांकि बाकी स्टूडेंट्स के दिल में अभी भी थोड़ा संदेह था, लेकिन सामूहिक गर्व की भावना ने उन्हें वहीं भीड़ भरे प्रतियोगिता स्थल में रुकने पर मजबूर कर दिया। दूसरे और तीसरे साल के स्टूडेंट्स की तुलना में पहले साल के स्टूडेंट्स काफी संकोची थे। वे सब एक कोने में खड़े होकर चुपचाप प्रतियोगिता देखने लगे। उनकी सोच बहुत सीधी थी। दूसरे और तीसरे साल के स्टूडेंट्स पहले से ही पूरे मैदान को घेर चुके थे, और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला उनका साथी निशांत शायद काफी घबराया हुआ भी होगा।
भले ही उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन वे सब एक ही बैच के थे, इसलिए उन्हें लगा कि कम से कम उन्हें आकर उस साथी का हौसला बढ़ाना चाहिए जिसने इतनी हिम्मत करके प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। हर्बलिस्ट विभाग के पहले साल के स्टूडेंट्स की जिंदगी एक तरह से दबीदबी सी थी। उन्हें हर दूसरे और तीसरे साल के स्टूडेंट के सामने बहुत ज्यादा सम्मान दिखाना पड़ता था, क्योंकि उनके सीनियर जरा सी भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते थे। यहां तक कि पहले कुछ महीनों तक कई स्टूडेंट्स अपनी कमजोर काबिलियत की वजह से सर उठाकर चलने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। अगर आज निशांत इस प्रतियोगिता में कुछ सीनियर्स को हरा देता तो यह निस्संदेह उन सभी के लिए अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की एक शुरुआत होती। हर्बलिस्ट विभाग में निशांत कोई बहुत मशहूर नाम नहीं था, लेकिन उसका नाम हर कोई जानता जरूर था। सब जानते थे कि निशांत हमेशा लो प्रोफाइल रहना पसंद करता है, लेकिन पहले साल के स्टूडेंट्स में उससे ज्यादा प्रतिभाशाली कोई नहीं था। इस साल पहले साल के स्टूडेंट्स की सारी उम्मीदें उसी पर टिकी थीं। अचानक लकी शिंदे की आंखें चमक उठीं। उसने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, अरे, मुझे निशांत और तन्मय निझूमी दिख रही हैं। यह सुनते ही बाकी पहले साल के स्टूडेंट्स भी उधर देखने लगे। जैसे ही निशांत प्रतियोगिता स्थल में दाखिल हुआ, चारों तरफ से उस पर अलग अलग तरह की नजरें टिक गईं। कुछ नजरों में मजाक था, कुछ में घमंड, कुछ में तिरस्कार, तो कुछ में उत्साह और जिज्ञासा। हर तरह की भावनाओं से भरी निगाहें एक साथ उस पर टिक गई थी। तन्मय निझूमी निशांत के पास खड़ा था। उसने चारों तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। वाह, लगता है आज तुम ही इस तमाशे के असली सितारे हो। निशांत ने हल्की हंसी दबाते हुए कहा, मुझे तो लगता है ये सब तुम्हें अपना खजाना लुटाते देखने आए हैं। तन्मय निझूमी हंस पड़ा। दरअसल कल जब उसने अपनी शर्त का ऐलान किया था, तो सिर्फ एक रात के अंदर 100 से ज्यादा लोगों ने प्रतियोगिता में अपना नाम दर्ज करा लिया था। यह साफ था कि वे सब आखिरी समय में आए प्रतियोगी सिर्फ सोने के सिक्कों के लालच में आए थे। हर्बलिस्ट विभाग के दूसरे और तीसरे साल के स्टूडेंट्स को लगता था कि एक ऐसे पहले साल के बच्चे को हराना जो अभी 1 साल भी पूरा नहीं कर पाया, उनके लिए बिल्कुल आसान काम होगा। चाहे बात औषधीय सामग्री की हो या औषधि बनाने की कला की, उन्हें पूरा विश्वास था कि वे उस छोटे लड़के से कई गुना आगे हैं। इसी वजह से हर कोई तन्मय निझूमी के उन सोने के सिक्कों को आसमान से गिरी हुई मुफ्त की सौगात समझ रहा था। लेकिन भीड़ के बीच खड़ा निशांत अंदर ही अंदर इतना शांत क्यों था? क्या सच में यह प्रतियोगिता सिर्फ एक मजाक बनने वाली थी, या आज शौर्य एकेडमी में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कई लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएं? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना।